हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपके सीटेट एग्जाम्स में डेली आपके हर शिफ्ट में जीन प्याजी, कोहल वर्ग और बाइगॉस्की से 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके CDP के। अब यह ना केवल सीटेट में बल्कि KVS में भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो पिछली क्लासों में हमने आपको जीन प्याजी और बाइगॉस्की इनका सिद्धांत भी डिटेल से बता दिया था और सारे क्वेश्चन भी कवर करवाए हुए थे। जिसने वो क्लास नहीं देखी है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके हर सब्जेक्ट में, चाहे आपका हिंदी हो, हिंदी में भाषा विचारक के रूप में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके CDP में तो 2 से 3 क्वेश्चन, जीन प्याजी से तो कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपने आज का एनालिसिस देखा होगा, जिसमें आपके जीन प्याजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपके लेव बाइगॉस्की से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कोहल वर्ग से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टोटल मिलाकर के यहाँ से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जिसने ये समझ करके ये तीनों टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं तो उनका फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि कंटेंट वही रहता है, केवल लैंग्वेज चेंज करते हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको एक बार ये समझ करके पढ़ना होगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज की क्लास में हम करेंगे कोहल वर्ग के सारे प्रश्न, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम इनके सिद्धांत को देख लेते हैं। ठीक है, जब आप इनके सिद्धांत को अच्छे से जाने रहेंगे तो आप फिर आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो पहले हम इनकी बेसिक जानकारी देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब हमें पूरा सिद्धांत पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ के निवासी है, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग। सबसे पहले इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो बनते हैं तो वहाँ पर यही पूछ लेते हैं कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया, या फिर कहेंगे कि कोहल वर्ग किससे संबंधित है। ऑप्शन दे देंगे आपको, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, भाषाई विकास से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे लॉरेंस कोहल वर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक, अब इनका जन्म जो है 25 अक्टूबर 1927 न्यूयॉर्क में हुआ था। मृत्यु इनकी 19 जनवरी सन 1987 में। और इन्होंने जो प्रयोग है वो कितने वर्ष के बालकों पर किया है, तो 10 से 16 वर्ष के बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया है। अब इनके सिद्धांत के आपको 3 टर्म याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों टर्म से आपका पूरा सिद्धांत कवर होगा। क्योंकि हर अवस्था आपने देखा होगा कि इन्होंने जो अपने सिद्धांत में स्तर बताए हैं वो 3 स्तर हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से टोटल अवस्थाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 6। तो एक स्तर में 2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो जब 2 अवस्थाएं होती हैं तो इन दोनों के बीच में बालक फंस जाता है, तो इसको क्या कहते हैं। और फिर जब इस समस्या से निकलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यही टर्म जो है आपको हर स्टेज में यूज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इनका टर्म है नैतिक दुविधा, जिसे मोरल डिलेमा कहते हैं। एक कहलाता क्या है, तो विरोधाभासी विकल्पों में उलझे रहना। अब क्या कहलाता है विरोधाभासी विकल्प, तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल दें कि एक बालक है, उसके 2 एग्जाम्स निकल जाती हैं। ठीक है, एक उसने मान के चलिए IAS का एग्जाम्स निकाल लिया और एक उसने IPS का। तो अब वो यहाँ विरोधाभासी स्थिति में फंस जाता है कि वो IAS का चयन करे या IPS का। यहाँ पर वो फंस गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका नैतिक दुविधा है, किसके अनुसार, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार। अब हम देखते हैं नैतिक तर्कना क्या होती है, तो सही गलत निर्धारण करने की विचार प्रक्रिया। मतलब अब वो यहाँ पर सही डिसीजन लेगा कि उसको IPS नहीं करना, IAS करना है। तो ये कहलाती है नैतिक तर्कना, मतलब 2 विकल्पों में से किसी एक का चयन कर लेना। ठीक है, तो ये है इनकी नैतिक तर्कना। अब ये इनके सिद्धांत पर लागू होगी। ये तो हमने एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपको बताया। नेक्स्ट है नैतिक कार्यवाही। ये क्या कहलाती है, तो नैतिक व्यवहार का चुनाव, मतलब उसने सही गलत में से सही व्यवहार का चुनाव किया। तो जब 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़े और महत्वपूर्ण दोनों ही हों, तो यह नैतिक दुविधा होती है। और नैतिक दुविधा को जब वो दूर करता है तो नैतिक तर्क का प्रयोग करता है, और जो सही व्यवहार चुनता है उसे कहते हैं नैतिक कार्यवाही। ठीक है, आपको ये तीनों टर्म अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक, तो इनके टर्म है कौन कौन से, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना और नैतिक कार्यवाही। अब हम इनके सिद्धांत को देखते हैं। आपको एक कहानी की भांति सारा अच्छे से समझ के सुनना बस है, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने सन 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखिए, पूछ सकते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया था या प्रतिपादित किया था, तो कब किया, 1958 में। उन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियाँ ली थी।
11 कहानियाँ ली थी, ठीक है, लेकिन कोहल वर्ग इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाते थे और नैतिकता के स्तर को मापते थे। मतलब एक कहानी उठाई, उन्होंने बच्चों को सुनाया, ठीक है, अब बच्चे उस पर क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इससे वो उनका नैतिक स्तर माप लेते थे। इन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध कहानी आपने पढ़ी होगी हाइनज या हिंज की कहानी है। इन्हीं पर ये सिद्धांत हमारी बुकों में मिलता है, ठीक है, हिंज की कहानी पर। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपना प्रयोग किस कहानी पर आधारित करके दिया है, तो वो है हिंज की कहानी या हाइनज की कहानी। नेक्स्ट है, इन्होंने 20 वर्ष तक के बच्चों के साथ साक्षात्कार कर कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछना, निर्णय निकालना, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की, देखो एक क्वेश्चन आपका अभी पूछा जा चुका है कि इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो अधिकांश बच्चों ने 3 लगा के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अवस्थाएं पूछता है तो 6 अवस्थाएं हैं और स्तर पूछता है तो 3 स्तर हैं, आपको अच्छे से याद रख लेना है। कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्थाएं। स्तर कितने हैं? 3 स्तर हैं। तो प्रत्येक स्तर में इन्होंने 2-2 अवस्थाएं बताई, इस कारण से टोटल जो अवस्थाओं की संख्या है वो कितनी है? 6 है। अब हम इनकी एक एक करके अवस्था देखेंगे और प्रत्येक की विशेषता देखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपका पूरा जो कंटेंट है वो क्लियर रहे और आसानी से आप आंसर दे पाएँ क्वेश्चनों की। तो पहला इनका स्तर है, आपको याद रखना है, पूर्व पारंपरिक स्तर। इसी को पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं या इंग्लिश में इसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 4 से 10 वर्ष। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाने लगे हैं कि कहेंगे आपसे कि कोहल वर्ग का कौन सा स्तर हमारे विकास की शेष अवस्था से संबंधित है, तो वो है इनका पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर। या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि विकास की शेष अवस्था जो है वो कोहल वर्ग के किस स्तर से संबंधित है, तो कैसे भी करके पूछ लें, बस आपको यदि याद है कि इनका जो पहला स्तर है वो 4 से 10 वर्ष का है और इस शेष अवस्था से रिलेटेड है, तो बस आपको याद रहेगा। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन बनता है इनका कि बच्चा यहाँ पर क्या होता है, बहुत छोटा होता है और वो नैतिकता की बातें नहीं समझता, आपको पता है, ठीक। तो इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है। तो एक क्वेश्चन ये निकल के आ जाता है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के किस स्तर में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। ऑप्शन देंगे पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या पश्च परंपरागत स्तर। तो कौन सा स्तर हो जाएगा इनका? पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें बच्चा बहुत छोटा रहता है और यहाँ वो नैतिकता की बातें नहीं जानता, अर्थात नैतिकता का अभाव होता है। परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ भी कहाँ से होता है, तो धीरे धीरे यहीं से इसका जो नैतिक विकास है वो प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, और यही क्वेश्चन उठा करके वहाँ पूछ लेते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन नैतिकता की शुरुआत भी या विकास का प्रारंभ भी यहीं से होता है। और यहाँ पर बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्य, जैसे माता पिता कह दिया, दादा दादी, चाचा चाची, तो कहेंगे कि इनसे बालक नैतिकता की बातें सीखता है। तो वह लॉरेंस कोहल वर्ग के किस स्तर में है, ठीक। तो यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है, अर्थात बाहरी घटना के आधार पर ही वह सही और गलत बताता है, स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले पाता है, ठीक है। बाहरी घटनाएं जो होती हैं उसी के आधार पर वो बताएगा कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक में चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है। याद रखिए, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नैतिकता का अभाव होता है, परिवार के सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है और जो चिंतन का आधार होता है वो बाहरी घटना होती है। ये तो हुए इनके पूर्व परंपरागत स्तर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसमें 2 अवस्थाएं बताई हैं प्रत्येक स्तर की। तो इस स्तर की 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है अहम केंद्रित अवस्था, इसी को अहंकार अवस्था या इसी को साधनात्मक सापेक्षवादी और उन्मुक्ता अवस्था कहते हैं। इतने सारे नाम आपको इंग्लिश में याद रखिए, एक नाम बस, हिंदी के कई नाम हो सकते हैं। तो इंग्लिश में इसे स्टेज ऑफ ईगो कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में अहम का भाव रहता है। अहम का मतलब होता है, जैसे बच्चा कहता है सारे खिलौने मुझे दो, मतलब जैसे 2 भाई बहन हैं, छोटे छोटे हैं, तो जो एक भाई है उसको लगता है कि सारे खिलौने मुझे दे दो, इसको कुछ नहीं दो, मतलब ये अहम का भाव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सारे खिलौने वो रख लेता है, लेकिन उसको यहाँ एक दूसरी इनकी जो अवस्था होती है वो है आज्ञा और दंड की अवस्था। तो इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड ना मिल जाए। एग्जाम्पल बता दें आपको
कि यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि सारे खिलौने मुझे दो, मतलब यहाँ पर उसको सारे खिलौने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि उसके जो माता पिता या पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कुछ खिलौने अपने छोटे भाई या बहन को दे दो। तो यहाँ बच्चा फंस जाता है और उसको डर होता है कि जो पिता हैं या माता हैं वो उसको दंड देंगी यदि हम खिलौने शेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ फंस गया ना बीच की स्थिति में कि सारे खिलौने मैं रखूँ या आधे खिलौने अपने बहन या भाई को दूँ। तो यहाँ क्या हो गया, नैतिक दुविधा आ गई उसके सामने। फिर वो चयन करता है, नैतिक तर्क लगाता है। ठीक है, तर्क क्या लगाता है कि यदि मैं खिलौने नहीं दूंगा तो मुझे दंड मिल सकता है, तो आधे खिलौने वो इसको दे देता है। ये हो गई नैतिक तर्कना। ठीक है, अब यहाँ पर जो उसने सही विचार का चयन किया यह है नैतिक कार्यवाही। तो देख लो, आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से इनके टर्म हर अवस्था में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए पहली, और इनका क्रम भी आपको याद रखना है। पूछ लेता है कि लॉरेंस कोहल वर्ग की चौथी अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है। तो पहली अवस्था अहम केंद्रित अवस्था, दूसरी अवस्था आज्ञा और दंड की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है इनका स्तर परंपरागत स्तर, जिसे हम पारंपरिक स्तर या कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। टाइम पीरियड 10 से 13 वर्ष का होता है और यह बाल्यावस्था से संबंधित है। अब यहाँ पर याद रखिए इस स्तर की कुछ विशेषताएं। यदि आपसे पूछता है कि बालक में सर्वाधिक नैतिक विकास किस अवस्था में होता है, तो इनकी अवस्था नहीं कहेगा किस स्तर में होता है, तो इनके दूसरे स्तर में होता, परंपरागत स्तर में। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के आधार पर और इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। जैसे इनका पहला स्तर था उसमें नैतिकता की बातें अपने माता पिता से सीख रहा था, लेकिन यहाँ पर जो नैतिकता की बातें होती हैं, यहाँ थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है और वो समाज से मेलजोल रखने लगता है, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, तो इन्हीं के आधार पर। ठीक है, पास पड़ोसियों से नैतिकता की बातें सीखता है। इस स्तर की भी दो अवस्थाएं होती हैं, तो इसके दो फैक्ट याद रखिए। सबसे ज़्यादा नैतिक विकास इसमें होता है और जो है नैतिकता की बातें धर्म, राष्ट्र, समाज, संस्कृति और अपने पास पड़ोस के लोगों से सीखता है। अब इसकी भी दो स्तर हैं, दो अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो इनकी पहली अवस्था होगी इस स्तर की अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसी को प्रशंसा की अवस्था या अनुकरण की अवस्था कहते हैं। और दूसरी होती है इसकी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था या कानून की व्यवस्था अवस्था। तो यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनता है कि एक जो बालक है वो अपने पिता की प्रशंसा पाने के लिए ऐसा करता है, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें जब भी पूछी जाती हैं तो वो इसी स्तर में आती हैं। इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था अवस्था जो है, इसमें बालक समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के प्रति सम्मान रखता है। जैसे पिताजी के कहने पर कि गुप्ता जी के लड़के बनो, तो हम पिता की प्रशंसा के लिए गुप्ता जी के बेटे का अनुकरण कर अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनते हैं। यहाँ क्या होता है कि वो अच्छा लड़का मतलब प्रशंसा के लिए तो बनना चाहता है या अच्छी लड़की बनना चाहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पिता जो कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सामने एक गुप्ता जी का लड़का रहता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो हर वक्त जो हमारे पिता होते हैं हमें ताना देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, उसके जैसा बनो, वो देखो कितनी मेहनत करता है। ठीक है, कितनी सक्सेस उसको प्राप्त हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि पिता की प्रशंसा, चाहे भले ही झूठ मूठ की प्रशंसा चाहिए हो, लेकिन हम उनका अनुकरण करेंगे। किसका, शर्मा जी या गुप्ता जी के लड़के का। क्यों, क्योंकि हमें हमारे घर के माता पिता की प्रशंसा चाहिए। फिर यहाँ दिया है तो यहाँ फंस जाता है बालक, किसमें, नैतिक दुविधा में, कि हम स्वयं का कार्य देखें या फिर उसका अनुकरण करें। फिर इसका सही निर्णय जब लेगा नैतिक तर्क के माध्यम से लेगा। ठीक, तो यहाँ पर अपना काम खुद करें बिना किसी की सहायता से, आत्मनिर्भर होकर, हम खुद आत्मनिर्भर होकर नियम कानून मानते हुए खुद से निर्णय लेंगे। तो एक तो वो यहाँ फंस गया है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना है तो प्रशंसा पाना है तो उसके लड़के का अनुकरण करना पड़ेगा गुप्ता जी के, लेकिन यदि नहीं करते हैं तो हम स्वयं से भी तो नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रशंसा यहाँ प्राप्त नहीं होगी यदि हम अपनी मर्जी चलाएंगे। तो यहाँ वो फंस जाता है और फिर सही निर्णय लेता है और इनका अनुकरण करता है। तो ये होती है नैतिक तर्क। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिखा है हमने, यहाँ हम गुप्ता जी के लड़का लड़की बने या खुद आत्मनिर्भर बने, यहाँ नैतिक दुविधा में फंस गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका तीसरा स्तर है पश्च परंपरागत या पश्च उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। किशोर अवस्था से संबंधित है, 13 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण और बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉरेंस कोहल वर्ग के किस स्तर में बालक में नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाता है। तो इनका तीसरा स्तर है पश्च परंपरागत स्तर।
इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करने लगता है। इसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था सामाजिक अनुबंधन की अवस्था या इसी को सामाजिक समझौते की अवस्था कहते हैं, और दूसरी होती है इसकी विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, परोपकार की अवस्था। तो यहाँ क्या होता है, तुम मेरा भला करो मैं तुम्हारा भला करूँगा, मतलब अपना अपना यहाँ स्वार्थ देखा जाता है। जैसे यहाँ पर तुम मेरा टिफिन आज हमारे साथ शेयर करते हो यदि, तो कल हम अपना टिफिन तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, ऐसा होता है। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई की स्थिति होती है, ठीक है। एक चोर दूसरे से कहता है कि तुम मेरी बात किसी को मत बताना, और वो कहता है कि हम तुम्हारी बात किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है सामाजिक अनुबंधन। लेकिन जो विवेक की अवस्था है या सार्वभौमिक, यहाँ वासुदेव कुटुंबकम की भावना होती है। यहाँ अपना भला हो या ना हो, लेकिन सामने वाले का भला होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर होता है। जैसे महात्मा गांधी थे तो स्वयं के बारे में नहीं सोचते थे, वो देश के बारे में सोचते थे, ठीक है। तो ये होता है विवेक की अवस्था। अब हम इनके सिद्धांत से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल हमने यहाँ बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं हाई लेवल तक के। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया या किसने प्रस्तुत किया था? तो वो है आपकी कोहल वर्ग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं पूछा है। तो अवस्थाएं कितनी हैं? 6। यदि स्तर पूछता तो कितने हो जाते? 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई को उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। मतलब दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत है, ऐसा मानता है, ठीक है। और यदि वो पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, मतलब उसको दंड का भय है कि यदि पकड़ा गया तो दंड मिलेगा। तो वह कोहल वर्ग की किस अवस्था में है, ऐसा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है दंड और आज्ञा पालन। आज्ञा पालन का मतलब है कि उसकी जो पत्नी है उसकी जान भी बचानी है उसे, और यदि जान बचाने के लिए वो चोरी करेगा तो उसे दंड भी मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग की नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अब क्या दिया है यहाँ कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। मतलब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की गई है, यहाँ संपूर्ण मानवता का भला होना चाहिए। और अभी हमने पढ़ा है कि ऐसी भावना जब हमें मतलब हमारे अंदर आ जाती है कि अपना भला हो या ना हो, लेकिन हमारे समाज का, संपूर्ण मानवता का भला होना चाहिए, तो ये कौन सी अवस्था है? इनकी 6वीं अवस्था है, जिसे हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? क्या उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, उन्होंने संज्ञान की बात नहीं की है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं? नहीं, इन्होंने परीक्षण भी नहीं किया। नेक्स्ट है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल सही, इनका सिद्धांत इसी रूप में योगदान देता है, नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच संबंध बताता है और फिर सही निर्णय लेता है। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? क्या पूछा है? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। हमने अभी देखा था, प्रशंसा पाना चाहता है वो अपने माता पिता की, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। मतलब यहाँ कहा गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो ये किस स्तर में होता है ऐसा? तो ये है इनका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन अवस्था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोहल वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो यहाँ पर परंपरागत नैतिकता, बिल्कुल ये इनकी अवस्था है। संवेदी प्रेरक की बात ये नहीं करते, चिंतनशीलता की बात भी नहीं करते, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है? यहाँ 5वीं अवस्था पूछा गया है। तो हमने पढ़ा था सामाजिक अनुबंधन एवं सामाजिक क्रम को लागू करना। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार का मतलब अपना अपना भला देखना, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत अधिकार, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन डी रहेगा। जब ऑप्शन डी नहीं होता तो फिर ऑप्शन सी रहता, लेकिन यहाँ क्रम की बात नहीं की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोहल वर्ग के अनुसार इनका जो दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर वो किससे बना है, मतलब कितने वर्षों तक का है, तो वो है 10 से 13 वर्षों का, ठीक है, जो आपकी बाल्यावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड एवं भय से नियंत्रित रहती है क्या कहलाता है। तो इनका पहला स्तर जो है, पहली अवस्था जो होती है वो होती है आपकी अहम की अवस्था, अहंकार की अवस्था, और दूसरी होती है इनकी कौन सी, दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। तो ये किसकी अवस्थाएं हैं, पूर्व परंपरागत स्तर की। तो राइट आंसर हो जाएगा इनका पूर्व नैतिक अवस्था की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लॉरेंस कोहल वर्ग का कौन सा स्तर किशोर अवस्था से संबंधित है। तो इनका जो तीसरा स्तर है पश्च परंपरागत वो किशोर अवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है वो क्या है। तो आपने देखा होगा कि इन्होंने केवल लड़कों पर प्रयोग किया है, लड़कियों पर कोई प्रयोग नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके, ठीक है, नैतिकता का विकास कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने धार्मिक शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया है, स्पष्ट नियम भी नहीं बताए हैं, कठोर निर्देश तो बिल्कुल ही गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जब सही और गलत के बीच में फंस जाता है उसे तो नैतिक दुविधा कहते हैं, और जब सही निर्णय लेता है तो वो नैतिक तर्कना कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की पूर्व परंपरागत स्तर यानी पहला स्तर, इसमें कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। क्या व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं, क्या व्यक्तिगत मूल्य, क्या पारिवारिक अपेक्षाएं, या अंतःनिर्मित संभावित दंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतःनिर्मित संभावित दंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता की अनुपस्थिति सही अर्थ में सूचित कौन सा स्तर करता है। तो इनका स्तर जो फर्स्ट है आपने देखा था, नैतिकता का यहाँ पर अभाव होता है। यदि ये पूछ ले कि नैतिकता की शुरुआत कहाँ से होती है, वो भी यहीं से होती है, पहले स्तर से इनके, ठीक है। और इसमें नैतिकता की बातें अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर इस विचार की दृढ़ विश्वास है निम्न में से किस स्तर पर होंगे। तो किशोर अवस्था कौन से स्तर से संबंधित है, और रैंकिंग जैसे कार्य बड़ी क्लासों में होते हैं। तो आपको पता होगा कि ये किशोर अवस्था से संबंधित है, और किशोर अवस्था आपका उत्तर पारंपरिक स्तर है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकती, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो आपको बता दें कि जो कर्नेल सिंह हैं वो भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देना चाहते, वो तब आयकर देंगे तब जब वो पैसा जो है वो समाज के लिए लगे। तो ये ऐसा सबका भला सोच रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होता है इनकी जो लास्ट अवस्था होती है, छठवीं सार्वभौमिक अवस्था। तो यहाँ अवस्था नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया है स्तर। तो ये कौन से स्तर में आती है इनकी छठवीं अवस्था, इनके तीसरे स्तर उत्तर परंपरागत स्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर भी नहीं दिया, यहाँ दिया है पश्चिम परंपरागत स्तर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो ये हुए कोहल वर्ग के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनसे हर बार आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लें, जीन प्याजे, वाइगॉस्की, कोहल वर्ग और नोम चॉम्स्की, ठीक है। तो यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।